बलूचिस्तान के इलाके चागी नौकुंडी में रेकोडिक और सैंडिक मंसूबों के गैर मुल्की अमले और फ्रंटियर कोर यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा खुदकश हमला हुआ है। कई घंटों से सिक्योरिटी फोर्सेस और बलोच जंगजुओं के दरमियान घमसान का रन पड़ा हुआ है और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि दर्जनों गैर मुल्की अमले को यरगमाल बना लिया गया है। ताहम इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है। इन हमलों का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? क्या इस हमले का मकसद बाराक गोल्ड के गैर मुल्की स्टाफ को निशाना बनाना था या गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई पैगाम था? यह है 2010 से होने वाले खुदकश हमलों की तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे, जबकि नौकुंडी अटैक बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज के व्लॉग का हिस्सा होंगे और हम आज आपको बताएंगे कि इन हमलों में मजमूई तौर पर कितने अहलकार यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। मैं आपको मुतवातिर इन्फॉर्म कर रहा था कि बलूचिस्तान में कोई आतिश फिशा है जो पक रहा है, कोई लावा है जो पक रहा है और जब वो लावा फटेगा तो फिर बहुत कुछ होगा। मैंने आपको गुज़िश्ता शब के व्लॉग में बता दिया था कि बलूचिस्तान में रवां हफ्ते बहुत कुछ होगा और ऐसी इतलात मुझे मौसूल हो रही थी, तमाम गैर मुसद्दिका इतलात थी, तो उनके हवाले से मैं मज़ीद तफसीलात आपके सामने नहीं रख सकता था। तमाम इस हवाले से तमाम रियासती दावे रेत की दीवार साबित हुए और फिर चुनतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी का स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो भी बुरी तरीके से नाकामी से दो चार हुआ है। तमाम रियासती दावे रेत की दीवार साबित हुए हैं। बलूचिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त अगर हम देखें तो जंग छिड़ चुकी है। पिछले 48 घंटों में दर्जन से ज़ायद धमाके और दर्जनों हलाकतें हुई हैं। दर्जनों नहीं बल्कि 21 जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकत की इत्तलात सामने आई हैं और फिर काइनेटिक ऑपरेशन के दावों को ये जो भी कुछ हुआ है, ये जो वज़ीर आला कह रहा था ना कि स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशन बलूचिस्तान में चल रहा है, उसको बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। और आपको याद होगा रिसेंटली डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक ब्रीफिंग दी थी। उस ब्रीफिंग में उन्होंने कुछ आदाद और शुमार रखे थे। उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2025 से अब तक कमोबेश 1873 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनमें से 136 अफगान आज़ाद भी शामिल हैं, जबकि मुल्क भर में कम से कम 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा 53,309 यानी 53,309 ऑपरेशन स्मार्ट ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए हैं। इस दौरान 57 जवान और शहरी भी मारे गए और 207 जख्मी हुए। हालिया अरसे में मजीद 206 दहशतगर्द हलाक हुए और मजमूई तौर पर 4,910 ऑपरेशंस के ज़रिए दहशतगर्दी के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। ये था वो दावा जो किया गया था डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से। लेकिन पिछले 3 रोज़ से बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो इन दावों के बरअक्स है। ऐसा लग रहा है कि डीजी ISPR का या तो दावा गलत है या तो बलूचिस्तान के हवाले से जो उन्होंने आदाद और शुमार रखे हैं वो गलत हैं, या फिर जो कुछ इस वक्त सामने आ रहा है उसके सामने रियासत अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको मुतवातिर कह रहा था कि बलूचिस्तान में बहुत कुछ होने जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है, ये मेरी इत्तलात हैं। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि BLA और BLF के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ है कि
आइंदा जो भी ऑपरेशन करेंगे वो मुश्तरका ऑपरेशन होगा। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चौको अपना नौकुंडी यानी चागी यानी सोने के जहाँ पर ख़जाने हैं, जहाँ पर काने हैं, जहाँ पर बराक गोल्ड का गैर मुल्की अमला मौजूद है, जहाँ पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेड क्वार्टर भी मौजूद है, उस पर जो हमला हुआ है और इस वक्त तक शदीद घमसान का रन पड़ा हुआ है। और अगर रात ढलने से पहले रियासत जंगजुओं को वहाँ से नहीं निकाल सकती तो मैं समझता हूँ कि आज की रात रियासत के लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत भारी होगी। लेकिन इससे पहले मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ, जिनमें एक चीज़ बहुत अहम है। वो मस्तों दश्त के नवाही इलाके, गोंडेन स्पलंची रोड, कली बख्तियाराबाद, परकानी में पाकिस्तानी फोर्सेस ने गांव के लोगों को, जो गांव में लोगों के घर गिरा दिए हैं। दर्जनों घरों का पर मुश्तमिल ये इलाका था। पहले इस पर फायरिंग की गई, लोगों को हिरासा किया गया और फिर घरों को आग लगाई गई। और जब लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर निकले तो फिर इन दर्जनों घरों पर मुश्तमिल इस पूरे गांव को मुसम्मार कर दिया गया। न सिर्फ इसको बल्कि जहरी के करीब भी ऐसे कई देहात, कई बागात और कई फसलों से भरी ज़मीनों को बिल्डोज कर दिया गया, फसलों को बिल्डोज कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, बागात को मिटा दिया गया है। जब आप किसी इलाके में इस हद तक नफ़रतों के बीज बोएंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब फिर इसी तरह मिलेगा। लेकिन इससे बढ़कर ख़तरनाक जो चीज़ें हैं वो आई हैं पंजगोर से। पंजगोर के इलाके गरमकान में एफसी की एक चेक पोस्ट पर भी हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और हमलावरों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जो रात गए तक जारी रहा, गुज़िश्ता शब हुआ। और इस हमले में 5 अहलकारों की हलाकत की गैर मुसद्दिका इत्तलात सामने आ रही हैं। और इसके अलावा पंजगूर के इलाके प्रोम किरात से सैदा के 2 नौजवान नवीद जान वल्द अब्दुल गनी और सन्नाउल्ला वल्द मियाँ को फोर्सेस ने हिरासत में लेने के बाद जबरी तौर पर लापता कर दिया है। यह खारान का इलाका है। ग्रक डैम के जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह अफराद में गुज़िश्ता रोज़ से झड़पें जारी हैं और इतलात मौसूल हो रही हैं कि 3 अहलकारों की मतलब हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। और फोर्सेस को भारी नफरी भी मज़कूरा मकाम की जानिब रवाना हो चुकी है और जो ज़ख्मी हैं उनको शहर मुंतकिल किया गया। दूसरा बोलान, कोहलो, दश्त, खारान, मंद और पंजगोर समेत मुख्तलिफ इलाकों में BLF की तरफ से किए जाने वाले हमलों में मजमूई तौर पर 7 अहलकारों की हलाकत का दावा भी सामने आया है। कोहलू के इलाके होशाम में मुसल्लह अफराद का FC कैंप के हिफाजती मोर्चों पर हमला किया गया और 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला गुज़िश्ता शब देर तक जारी था। कोहलू में इस वक्त अपना कर्फ्यू की सी सूरत हाल है। कोहलू में इस वक्त आम जिंदगी मफलूज है। हर 5 किलोमीटर के फासले पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी का एक चौकी बनी हुई है और वहाँ पर हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाती है। और कोहलू में इस वक्त यूँ समझ लें कि बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। इसके अलावा सिब्बी बाईपास पर भी ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। फिर बारखान डोला नदी लेवीज चेक पोस्ट के एरिया में गुज़िश्ता शब 12 बजे मुसल्लह अफराद और फोर्सेस के दरमियान शदीद नोयत की झड़प हुई और इस झड़प में फोर्सेस को शदीद जानी नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं, ताहम तादाद सामने नहीं आ सका है। और रक्षान के इलाके में अपना सीपेक रोड पर 4 घंटे से ज़्यादा जो है वो नाकाबंदी की गई और स्नैप चेकिंग की गई। अब हम आते हैं नौकुंडी और जो है वो चागी में जो कुछ हुआ। इतलात जो मौसूल हो रही हैं, पहले मैं उससे मुतालिक आपको बता दूं कि नौशकी के इलाके नौकुंडी में फ्रंटियर कोर यानी FC हेडक्वार्टर जहां पर बाराक गोल्ड जो कंपनी है जो वहाँ पर माइनिंग कर रही है, सोना निकाल रही है। और आपको पता है कि यही वो ख़जाना है
जिसकी बुनियाद पर हुकूमत 3.5 अरब रुपए का कर्जा लेने का मंसूबा भी बना चुकी है जनवरी में, और 2028 में यहाँ से अरबों खरबों रुपए का सोना निकालने का मंसूबा भी बन चुका है। तो वहाँ पर एक खातून खुदकश हमला आवर ने हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे पर जो है वो गाड़ी से भरा बारूद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया, और धमाके के फौरन बाद कम से कम वहाँ पर जो इतलात मौसूल हो रही हैं 6 हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये दर्जन से ज़ायद बताए जा रहे हैं जंगजू कैंप में दाखिल हो गए। 5 धमाकों की इब्तदाई तौर पर आवाज़ें सुनी गई, जबकि कई घंटों से ये मुकाबला जारी है, यानी 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसमें बलोच जंगजुओं को पसपा करवाने के हवाले से ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। किले के अंदर से शदीद फायरिंग और मुतअद्दिद धमाकों की ताहाल, जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की अपडेट्स हैं कि आवाज़ें आ रही हैं। मुकाबले में तमाम जंगजुओं के हवाले से ये कहा गया है कि वो मारे जा चुके हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वो अपनी पोजीशंस पर डटे हुए हैं। खुदकश हमले में मजमूई तौर पर 6 एहलकारों के हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस कंपाउंड में रिकॉर्डिंग में काम करने वाले गैर मुल्की भी मुकीम हैं, जहां खुदकश बमबार ने मरकजी दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी में खुद को धमाके से उड़ा दिया। BLF ने इस सानयकी या इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए खुदकश बमबार जरीना रफ़ीक उर्फ त्रांग माहो की तस्वीर भी जारी कर दी है। BLF के मुताबिक इनको 9 तश्कील शुदा ज़ैली इदारा सोब सदो ऑपरेशन बटालियन ने ये ऑपरेशन किया है, और नोकुंडी और मुल्हिका इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई है। रिसेंटली अभी की इतलात ये हैं कि नोकुंडी में सोप के कर्मचार ने जो है वो अपना फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस के अहम ठिकानों पर पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं, और लड़ाई इस वक्त तक भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपाई का सामना है। चागी हमले के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सेंडक और रिकॉर्डिंग के कंपाउंड पर झड़पें ताहाल जारी हैं। अभी भी 2 हेलीकॉप्टरों ने दूर रेंज से शेलिंग की और बाद में वहां नीचे उतरने की कोशिश की, ताहम उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तो ये जो कुछ इस वक्त नोकुंडी और जो है वो चागी में चल रहा है, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रियासत जिस तरीके से गैर मुल्की फर्म्स के साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ एग्रीमेंट कर रही थी, MOUs साइन कर रही थी, और जिस तरीके से रियासत की तरफ से मैंने आपसे कहा था कि 3.5 अरब डॉलर का कर्जा लेने का मंसूबा था, और इसमें बरतानिया, अमेरिका और अरब ममालिक इसमें इंटरेस्टेड थे, और बराक गोल्ड जो था वो बहुत इसमें अभी बहुत कुछ करने का इरादा रखता था, और उनका जो CEO है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान पहुंचना था, मेरे ख्याल में शायद पहुंच चुका है। लेकिन इस वक्त जो कुछ बलूचिस्तान में चल रहा है ये आज की बात नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और तफसीलात बताऊं, पहले मैं आपको बता दूं कि 2010 से लेकर अब तक बलोच मुसल्लह गिरोहों ने तकरीबन 24 खुदकश हमले किए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा रजाकार जंगजू ज़िंदगी की बाजी हार गए। इन खुदकश हमलों में ऐसे ज़्यादातर की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है, यानी BLA ने कबूल की है, जिससे सबसे बड़ा मोहलिक ग्रुप समझा जाता है, और 2 हमलों की जिम्मेदारी दूसरे ग्रुपों ने कबूल की है, जिसमें जो है वो आज का हमला भी शामिल है। इन हमलों का एक काबिल ज़िक्र पहलू ख़वातीन की शमूलियत कहा जा रहा है, जिनमें असातिज़ा, सहाफ़ी, तालिब इल्म के तौर पर बयान करदा अफराद भी शामिल हैं। अब तक 5 बलोच ख़वातीन खुदकश हमले कर चुकी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बलोच मुसल्लह गिरोहों ने कबूल की है। अब वो 5 ख़वातीन कौन है, ज़रा मैं आपको उसका मुख्तसरन तारुफ बता देता हूँ। ये 2022 है। 2022 में शारी बलोच जो है वो बलोच ग्रुपों की पहली मारूफ खातून खुदकश हमला आवर है।
तुर्बत से इनका ताल्लुक़ रखने वाली एक स्कॉलर और एक उस्ताद, जिसने 26 अप्रैल 2022 को कराची यूनिवर्सिटी में चीनी एहलकारों की एक गाड़ी पर खुदकश हमला किया था, जिसमें मेरे ख्याल में निस्फ दर्जन से ज़ायद चीनी एहलकार हलाक हो गए थे। और उसके बाद फिर बहुत बड़ा मसला चला था। अच्छा, दूसरी हैं जी सुमैया बलोच, दूसरी खातून हमलावर है जिसका BLA ने दावा किया, और वो ज़िला खुजदार से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी थी, और उसने जून 2023 में एक सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार को निशाना बनाते हुए खुदकश हमला किया था। माहल बलोच, तीसरी खातून बलोच खुदकश हमलावर जिसका ताल्लुक BLA से और गवादर से कानून की तालबा, और उसने 26 अगस्त 2024 को BLA के ऑपरेशन हीरोफ के दौरान फोर्सेस के एक कैंप पर खुदकश हमला किया था। माहीन बलोच उर्फ माही खान, चौथी खातून खुदकश हमलावर जिसका ताल्लुक गवादर से था, इसने 3 मार्च 2025 को ज़िला कल्लात में फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया, ताल्लुक BLA से था। और अभी जिसने खुदकश हमला किया है उनका तारुफ नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, ज़रीना बलोच। ज़रीना बलोच ये आज पहला खुदकश हमला है जिसकी जिम्मेदारी BLF ने कबूल कर ली है। ग्रुप ने बताया कि इसकी खातून रुकन जिसकी शनाख्त ज़रीना बलोच के नाम से हुई है ने चागी में फोर्सेस की कैंप के मरकजी दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया, जिससे दूसरे जंगजू दाखिल हुए। अब इससे एक और चीज़ तो कम से कम क्लियर होती है, वो ये है कि BLF ने भी BLA की तरह खुदकश जो हमला आवर हैं उनका एक विंग बना लिया है। जिस तरह BLA ने मजीद ब्रिगेड बनाया हुआ है, इसी तरह BLF ने भी कोई खुदकश बम्बार का या ऐसा कोई सुसाइड बॉम्बर्स का कोई ग्रुप बनाया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त जो बराक गोल्ड का जो गैर मुल्की अमला है जो वहाँ पर माइनिंग कर रहा था, जो वहाँ पर सोना और कॉपर निकालने की उसमें कानकुनी में मसरूफ़ था, उसको इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि BLF के जंगजुओं ने यरगमाल बना रखा है। यही वजह है कि इस वक्त तक आर्म फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब नहीं हो सकी हैं, और जो BLF के सरमचार हैं उनको वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इन हमलों का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जो गैर मुल्की जो सरमायाकार जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, जो वहाँ पर यहाँ पर अपना चागी में सैंडक में इन्वेस्टमेंट करने का के हवाले से MOUs साइन कर रहे थे, बिलखुसूस अमेरिका खसूसी दिलचस्पी दिखा रहा था। मेरे ख्याल में अमेरिका को भी एक वार्निंग दी गई है इस हमले के ज़रिए, और सऊदी अरब को भी एक शटअप कॉल दी गई है कि आप अपनी हद में रहें, और UAE को भी कहा गया है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। और मैं समझता हूं कि नोकुंडी में रिकॉर्डिंग और सेंडक के मंसूबों पर होने वाला ये हमला, इसके असरात बहुत दूर रस होंगे, और यही वो अटैक है जिसने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सिक्योरिटी के हवाले से जो रिट की बातें और दावे किए जा रहे थे उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। एक था मुशर्रफ जिसने कहा था कि मैं यहाँ से एक ऑर्डर करूँगा और यहाँ से मिसाइल निकलेंगे और ऐसा हिट करेंगे कि आप लोगों को ऐसी जगह पहुँचा देंगे कि जहाँ आप अपने आप को ढूंढ भी नहीं सकेंगे और आप सोच भी नहीं सकते। और फिर एक और आर्मी चीफ कि जिसने कहा था कि ये 400-500 लोग हैं, ये हमें क्या करेंगे, हम तो इनको ऐसा इनके साथ हशर करेंगे कि याद रखेंगे। फिर एक वज़ीर दाखिला भी है जिसने कहा था कि ये तो एक SHO की मार है, और फिर एक वज़ीर आला भी है जिसका हर दावा एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल का झूठ साबित हुआ है। बलूचिस्तान के अवाम की ज़िंदगियाँ गैर महफूज है, बलूचिस्तान तरक्की से महरूम है, बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर नहीं हो रही, बलूचिस्तान में जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है, बलूचिस्तान में ऐसे कवानीन बनाकर रियासत की सहूलतकारी की गई है कि जिसमें बलोच अवाम, बलोच बहनों, औरतों, बेटों, बेटियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया गया है।
मैं कहता हूं कि अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुगटी अब कभी ज़िंदगी में बलूचिस्तान की सरजमीन पर ये वजारत आला से हटने के बाद पाँव नहीं रख सकेगा। और इन केस अगर इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन का अब तो जो भी कुछ होगा वो आइन में, पार्लियामेंट में तरमीम के ज़रिए ही अब चलेगा। अब इलेक्शन को भूल जाए तो अब जो भी होगा, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है या बलूचिस्तान में पिछले जो है वो 2-4 दिनों से जो कुछ हो रहा था उसका एक एस्पेक्ट और भी हो सकता है। ये मेरा ख्याल है, मुमकिन है कि मैं सही नहीं हूँ, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कराची के पस मंज़र में। कराची में जब भी रेंजर्स को हटाने की बात होती थी तो पूरे कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहा से ज़्यादा बिगड़ जाया करती थी, और फिर सिंध हुकूमत को मजबूरन बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट भी रखना पड़ता था और रेंजर्स की को एक्सटेंशन भी देनी पड़ती थी। और वो रेंजर्स जो 90s में, सिर्फ 90s में कुछ टाइम के लिए क़याम अमन के लिए आई थी, आज वो कराची की वारिस बन के बैठ गई है और कराची में रेंजर्स पूरी एक माफिया बन चुकी है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, जब भी कोई इशू आता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो मैंने नोट किया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात एकदम से बिगड़ जाते हैं, रियासत गुम हो जाती है। पिछले दिनों देखा ना आपने, कोयटा में क्या हुआ, चंद ही घंटों में 5-6 बम धमाके हुए, रियासत कहाँ नजर आई। पंजगूर में धमाके हुए, कलात में धमाके हुए, और देखते ही देखते 15-16 बम धमाके हुए, रियासत कहाँ थी। अब नोटिफिकेशन का शायद कोई इशू था, अब नोटिफिकेशन तो खैर निकल गया नए आर्मी चीफ के हवाले से, और अब देखते हैं कि अब मेरे ख्याल में कुछ होना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त ये जो हमले हुए हैं, इन्होंने पूरी इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को शटअप कॉल दी है, उनको वार्न किया है कि बलूचिस्तान की तरफ मत देखना, बलूचिस्तान के ख़जानों की तरफ मत देखना, बलूचिस्तान के सोने की कानों और कॉपर की कानों की तरफ मत देखना, वरना आपका हशर भी वही होगा जो बलूचिस्तान में चाइना का हो रहा है या बराक जो गोल्ड है उनका हशर हो रहा है। तो जो कुछ जो आदाद शुमार मैंने आपके सामने रखे, 21 एहलकारों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं है, और उधर 6 जंगजुओं की हलाकत की इतला, और फिर 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। रियासत किसी भी तरीके से हालात पर काबू नहीं पा रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स वहाँ नहीं उतर पा रहे। मैं समझता हूँ कि इस बार ये जो अटैक हुआ है ये बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट ने, BLF ने इस लेवल की बड़ी कार्रवाई की है। और जहाँ तक मेरा ज़ाती जो तज्जिया है या तजुर्बा है बलूचिस्तान के हवाले से, इसमें BLF अकेली नहीं है, BLF के साथ कोई है, जिस तरह BLA या फिर मजीद ब्रिगेड, कोई तो है। BLF अकेली इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती, और ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके से इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ रहा था BLA पर, अब उसको डाइवर्ट करने के लिए BLF को सामने लाया गया। ऐसा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल हम इन्वेस्टिगेटर नहीं है कि हम बैठकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा है, बलूचिस्तान इस वक्त दहकते कोयले की मानद बन चुका है, और रियासती गलतियाँ और काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, स्मार्ट काइनेटिक जैसी फजूल बातों ने और आइन के साथ छेड़छाड़ ने आइन को मफलूज करने में, आइन को गैर मौसर बनाने के पीछे, पार्लियामान को गैर मौसर बनाने के पीछे, और फिर पॉलिटिशियंस को गैर मौसर बनाकर बलूचिस्तान के मामले को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि अब जो भी होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ चुकी। 28वीं आईनी तरमीम की बातें, और फिर मैं जो है वो बिलावल जरदारी का स्टेटमेंट सुन रहा था, और उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत दूर खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको इतना भी बता दूं कि अगर 28वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में आई तो इसी पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामान जाएंगे और इसको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह PTI के लोग जाकर 26वीं आईनी तरमीम के पीछे खड़े थे।
तो बहरहाल जो भी कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है, और अल्लाह करे कि बेहतर हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये हफ्ता जो चल रहा है ये बलूचिस्तान के फ्यूचर के हवाले से उसके मुस्तकबिल का तयन करेगा कि बलूचिस्तान ने किस तरफ जाना है। ये हफ्ता इस चीज़ का तयन करेगा कि बलूचिस्तान में जंगजू ज़्यादा ताकतवर हैं या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये हफ्ता इस चीज़ को साबित करेगा कि आया सूबाई हुकूमत ज़्यादा बाख्तियार है या बलूचिस्तान में जो जंगजू हैं वो ज़्यादा बाख्तियार हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि BYC को एक्टिव करो, BYC की क़यादत को आज़ाद करो और पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करो। पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होगा, एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ होगा, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी तो मसाइल हल होंगे। गोली कभी किसी मसले का हल नहीं होती। ताकत से ज़्यादा अक्ल ताकतवर होता है, बंदूक से ज़्यादा कलम ताकतवर होती है। फिलहाल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।